लॉ रिलेटिंग टू प्रिजम्पशन। ठीक है, प्रिजम्पशन का क्या मतलब होता है? प्रिजम्पशन का मतलब होता है कोई आप जैसे अजम्पशन करते हो, ठीक है, कि ऐसा मतलब ये प्रोबेबिलिटी है कि ऐसा हो सकता है। ठीक है, कोई फैक्ट है, जैसे मान के चलो एक एग्जांपल देता हूँ कि राम के घर में राम का एक घड़ी था, ठीक है, और राम का घड़ी जो है चोरी हो गया। ठीक है, अब राम का घड़ी जो चोरी हुआ वही सेम घड़ी, ठीक है, जो राम का था वो राजू के पास पाया जाता है। ठीक है, तो अब इसमें आप क्या प्रिजम्पशन कर सकते हो, क्या अज्यूम करोगे कि राम का घड़ी हो न हो राजू ने चोरी किया है। ठीक है, ये प्रिज्यूम किया जा सकता है। या आप दूसरा प्रिजम्पशन क्या कर सकते हो कि कहीं ना कहीं किसी और, अगर राजू ने नहीं चोरी किया होगा तो किसी और ने चोरी किया होगा और उसने राजू को दिया होगा, लेकिन घड़ी तो राम का है, तो राम का ही घड़ी है वो, बराबर। तो आप प्रिज्यूम कुछ भी कर सकते हो। तो कोई भी एजम्पशन, ठीक है, जो प्री हो, एजम्पशन कोई प्री हो, पहले हो, ठीक है, तो उसको बोला जाता है प्रिजम्पशन। प्रिजम्पशन का मतलब होता है कि कोई भी ऐसा फैक्ट, ठीक है, जिसको आप सच मानते हो बिना कोई एविडेंशियल प्रूफ के। आपके पास कोई प्रूफ नहीं है, मेरे पास कोई प्रूफ नहीं है कि राजू ने उसके घड़ी को चोरी किया था, ठीक है, लेकिन मैं प्रिज्यूम करता हूं कि ये घड़ी राम का है तो उसी ने चोरी किया होगा। या मैं प्रिज्यूम करता हूं कि किसी ने तो चोरी किया होगा और उसने राजू से बेचा होगा। तो ये क्या है, हमारा प्रिजम्पशन है। किस पे बेस्ड है? बिना कोई एविडेंस पे बेस्ड। ठीक है, तो उसको बोला जाता है प्रिजम्पशन। जब आप एविडेंस एक्ट पढ़ोगे तो उसमें 3 तरीके का जो है प्रिजम्पशन के बारे में बताया गया है। सबसे पहला होता है आपका मे प्रिज्यूम। ठीक है, जब प्रिजम्पशन आप पढ़ोगे तो प्रिजम्पशन का मेन ये है कि भाई बिना आपके पास कोई एविडेंस हुए, ठीक है, आप ये मान लेते हो कि ऐसा हुआ होगा या ऐसा हो सकता है, तो उसको बोला जाता है प्रिजम्पशन। एविडेंस एक्ट बोलता है कि भाई आप किसी चीज को प्रिज्यूम करोगे तो उसको 3 तरीके से आप प्रिज्यूम कर सकते हो। ठीक है, ये कोर्ट को बोल रहा है, ये जो एक्ट है स्पेसिफिकली ये बोलता है, ये सेक्शन ये बोलता है कि कोर्ट के ऊपर छोड़ दो कि वो कैसे प्रिज्यूम करते हैं। ठीक है, क्योंकि किसी फैक्ट को एग्री करना है या डिसएग्री करना है ये तो कोर्ट के ऊपर है, बराबर। कोर्ट को मानना है या नहीं मानना है ये कोर्ट के ऊपर। तो कोर्ट 3 तरीके से किसी भी फैक्ट को प्रिज्यूम कर सकता है। सबसे पहला है मे प्रिज्यूम, ठीक है, दूसरा है शैल प्रिज्यूम, और तीसरा है कंक्लूसिव प्रूफ। ये 3 तरीके का जो प्रिजम्पशन है वो कोर्ट लगाता है। अब ये तीनों प्रिजम्पशन किस पे बेस्ड होता है पता है? ये तीनों प्रिजम्पशन 2 चीज़ों पे बेस्ड होता है। एक होता है, एक कॉन्सेप्ट है रेब्यूटेबल, दूसरा है इररेब्यूटेबल। ठीक है, रेब्यूटेबल का मतलब है कि कोई भी ऐसा साक्ष्य आपने दिया है, ठीक है, उसको आप गलत साबित कर सकते हो, वो रिब्यूटेबल है। ठीक है, लेकिन कुछ ऐसे साक्ष्य होते हैं जिसको कोर्ट को मानना ही पड़ेगा कि यही सच है। ठीक है, आप उसको झुटलाने के लिए कोई एविडेंस भी नहीं दे सकते, तो उसको बोला जाता है इररेब्यूटेबल। तो रेब्यूटेबल के अंदर जो कवर होता है वो होता है मे प्रिज्यूम और शैल प्रिज्यूम। ठीक है, इस दोनों में कोर्ट के पास कोई भी एविडेंस आएगा, अगर उसको कॉन्ट्राडिक्ट करने के लिए उसके विरोध में कोई एविडेंस लाया जाएगा तो कोर्ट को उसको भी इंटरप्रेट करना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन कंक्लूसिव प्रूफ के केस में, इररेब्यूटेबल के केस में कोर्ट के पास अगर कोई प्रिजम्पशन कोर्ट ने बना लिया, ठीक है, कि ऐसा ही हुआ होगा, ठीक है, या लॉ के हिसाब से कोर्ट को लगता है कि यही होगा, तो फिर आप उसको बदलने के लिए कोई भी कोशिश कर लो, कोर्ट नहीं मानेगा। यही मैंने अभी जो ग्रुप में था हमारा, किसी ने भेजा था कि 18 साल के मतलब पति पत्नी के बीच अगर पत्नी का कोई अफेयर रहेगा बॉयफ्रेंड के साथ तो उसका बच्चा अगर होगा तो वो लेजिटिमेट माना जाएगा क्या? कंक्लूसिव प्रूफ का जब आप टॉपिक पढ़ोगे एविडेंस एक्ट में तो इसमें बोलता है कि कोई भी पति पत्नी है, उसकी शादी हुई, ठीक है, जब तक उसका डाइवोर्स नहीं हुआ है और अगर उस दोनों के शादी के 280 दिन हुए हैं, ठीक है, उस बीच अगर कोई बच्चा होता है तो ये माना जाएगा कि उसका बच्चा है। ठीक है, अब शादी के 9 महीने में बच्चा होता है, राइट। अब दोनों पति पत्नी 9 महीने से साथ में है, ठीक है, तो कोर्ट उसको लेजिटिमेट मानेगा। आप कितना भी प्रूफ दे दो कि ये मेरा बच्चा नहीं, जब तक कोर्ट को 100% सेटिस्फैक्शन नहीं होगा,
तब तक आपका बात नहीं सुनेगा, ठीक है। क्योंकि कोर्ट को, लॉ ने ये बोला है इस सेक्शन में कि कोर्ट को मानना ही पड़ेगा, ठीक है, कि वो बच्चा जो है वो लेजिटिमेट होगा, चाहे वो उसके बॉयफ्रेंड का हो चाहे किसी और का हो। अगर शादी हुआ है, 280 दिन पति के साथ रही है और उस दरमियान बच्चा हुआ है, तो वो बच्चा बीएफ का हो या कहीं का भी हो, ठीक है, वो लेजिटिमेट ही माना जाएगा। हाँ, आप इसमें बोल सकते हो कि सर जब शादी हुआ हमारा, तो मैं शादी के अगले ही दिन या शादी जब हुआ उस दिन कुछ कॉन्जुमेट नहीं हुआ था, ठीक है, और मैं चला गया था लंदन, मैं अभी आया हूँ 2 साल बाद, तो ये बच्चा मेरा कैसे होगा? वो अलग केस हो जाएगा फिर, ठीक है। लेकिन कंक्लूसिव प्रूफ बोलता है कि अगर आपने 280 दिनों के भीतर शादी हुआ था, 280 दिनों के भीतर अगर कोई बच्चा होता है तो वो आपका ही है, लॉ ये मानता है, ठीक है। आप उसको झुटला नहीं सकते, आप ये नहीं बोल सकते कि बाजू वाले का है या पड़ोसी का, ऐसा नहीं, ठीक है। अभी है आपका मे प्रिज्यूम। मे प्रिज्यूम का मतलब होता है डिस्क्रिशनरी। कोर्ट को अगर कोई फैक्ट आपने दिया तो कोर्ट के ऊपर है, कोर्ट को लगेगा कि ये सही है, मैं एक्सेप्ट करना चाहता हूँ तो कर सकता है। अगर कोर्ट को लगेगा कि नहीं ये सही नहीं लग रहा है मुझे, तो कोर्ट डिनाई कर सकता है, ठीक है। मे प्रिज्यूम का मतलब है कि कोर्ट के ऊपर है, अगर कोर्ट को लगेगा मानना है तो माने, नहीं लगेगा नहीं मानना है तो नहीं माने, ठीक है। इसका एक एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे मान के चलो मेरे पास कोई 30 साल पुराना डॉक्यूमेंट है, ठीक है। अब वो डॉक्यूमेंट मैंने कोर्ट में दिया है कि सर ये मेरा डॉक्यूमेंट है, ठीक है, और इस पे देखो मेरा साइन वगैरह सब है। अब ये कोर्ट के ऊपर है कि वो कोर्ट 30 साल पुराना उसको माने या कोर्ट नहीं माने। कोर्ट बोल सकता है ना, अरे ये तो नया जैसा दिख रहा है यार, 30 साल पुराना तुम कैसे बोल रहे हो। कोर्ट ये भी बोल सकता है, कोर्ट ये भी बोल सकता है नहीं तुम 30 साल पुराना बोल रहे हो तो सही है, 30 साल पुराना होगा ही, तुम झूठ क्यों बोलोगे, ये भी हो सकता है, ठीक है। या कोर्ट ये भी बोल सकता है कि नहीं यार ये 30 साल पुराना है लेकिन मुझे नहीं लगता है कि तुम्हारा ही है, सिग्नेचर वगैरह तो नहीं मैच हो रहा है, ठीक है। तो मे प्रिज्यूम मतलब कोर्ट के ऊपर है, आपने कोई भी डॉक्यूमेंट या कोई भी फैक्ट दिए हैं तो ये पूरा का पूरा कोर्ट के ऊपर है कि वो माने या न माने, ठीक है। अभी शैल प्रिज्यूम, दूसरा है शैल प्रिज्यूम। शैल प्रिज्यूम जो होता है मैंडेटरी होता है, ठीक है। कोर्ट को मानना ही पड़ता है जब तक सामने वाला पार्टी जो है उसको मतलब डिनाई करने के लिए स्ट्रॉन्ग एविडेंस ना दे दे, ठीक है। अब जैसे मान के चलो शैल प्रिज्यूम को मैं एक्सप्लेन करूं तो आपको पता होगा लॉ में, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में भी है और इसके बाद डाउरी डेथ 304 बी आईपीसी में भी है, ठीक है, कि कोई भी महिला जिसका शादी हुआ था 7 साल के भीतर अगर वो मरती है तो ये माना जाएगा कि वो डाउरी डेथ है, ठीक है। अब ऐसा कोई मैटर कोर्ट में आया है कि एक महिला का शादी हुआ था और 3 साल बाद उसकी डेथ हो गई है और मतलब घर में फांसी लगा ली या कुछ भी हुआ, या मतलब रेगुलेटर जो है गैस का वो ऑन रह गया, वो जल के मर गई। कोर्ट को ये प्रिज्यूम करने की जरूरत नहीं है कि यार उसमें हुआ क्या रहेगा, कोर्ट शैल प्रिज्यूम कि वो डाउरी डेथ है, ठीक है। शैल प्रिज्यूम का मतलब है कि कोर्ट को मानना ही पड़ेगा कि वो डाउरी डेथ ही है। उसके लिए कोर्ट ये नहीं बोलेगा कि तुम प्रूफ करो। हाँ, अगर आपको प्रूफ करना है कि ये डाउरी डेथ नहीं है तब आप जो है एविडेंस दो ठोस कि भाई ये डाउरी डेथ नहीं है। क्यों? क्योंकि मे प्रिज्यूम और शैल प्रिज्यूम जो होता है ना वो रेब्यूटेबल है। रेब्यूटेबल का मतलब कि आप अपने एविडेंस दे के उसको रिब्यूट कर सकते हो, ठीक है। कोर्ट के जो डिस्क्रिशनरी पावर है उसमें आप चेंजेस कर सकते हो कि सर हमारे पास सबूत है कि ऐसा नहीं हुआ है, ठीक है। लेकिन इररेब्यूटेबल वाले केस में, कंक्लूसिव प्रूफ वाले केस में आपका कोई फैक्ट कंसीडर नहीं किया जाता है, ठीक है, ये याद रखना। तो मे प्रिज्यूम का मतलब डिस्क्रिशनरी, कोर्ट को अगर लगेगा मानना है तो मानेगा, नहीं तो नहीं मानेगा। शैल प्रिज्यूम का मतलब है कोर्ट को मानना पड़ेगा, मैंडेटरी है, ठीक है। लेकिन इसमें ऑप्शन होता है कि अगर आप ठोस से सबूत देते हो, ठीक है, कि कोर्ट को नहीं मानना है तो फिर कोर्ट उस पर विचार करेगा। कंक्लूसिव प्रूफ का मतलब होता है कि आपका इसमें कुछ नहीं चलेगा, ठीक है। कोई भी ऐसा फैक्ट है जिसमें कोर्ट को कंक्लूजन दिखता है कि नहीं ये कंक्लूड है, ठीक है, तो वो कंक्लूसिव होगा, उसको आप तोड़ने के लिए कुछ भी नहीं दे सकते क्योंकि ये इररेब्यूटेबल वाले सेक्शन में आता है। तो ये लॉ ऑफ प्रिजम्पशन समझ गए आप लोग।
हेलो, समझा ना? ये सवाल देखिए कभी कभी पूछा जाता है, ये जरूरी नहीं है कि आपका हर सेक्शन से आए, ठीक है, लेकिन कभी कभी पूछा जाता है कि प्रिजम्पशन से कि मे प्रिज्यूम क्या होता है, शैल प्रिज्यूम क्या होता है, कंक्लूसिव प्रूफ क्या होता है। तो मैं पहले आपको सबसे पहले डिफाइन करना है कि प्रिजम्पशन जो होता है ना वो दो तरीके का होता है, ठीक है। प्रिजम्पशन दो तरीके का होता है, एक होता है रेब्यूटेबल, ठीक है, दूसरा होता है इरेब्यूटेबल, ठीक है। अब रेब्यूटेबल के अंदर दो तरीके का आता है, एक होता है मे प्रिज्यूम, दूसरा होता है शैल प्रिज्यूम, ठीक है। मे प्रिज्यूम जो होता है वो डिस्क्रिशनरी है, कोर्ट को लगेगा तो आपकी बात को मानेगा, नहीं लगेगा नहीं मानेगा, ठीक है। दूसरा होता है शैल प्रिज्यूम, कोर्ट को मानना ही पड़ेगा अनटिल एंड अनलेस आप ऐसे कोई एविडेंस नहीं देते हो जिससे कोर्ट को अपनी धारणा को बदलने के लिए विचार करना पड़े, ठीक है। जैसे मैंने अभी आपको डाउरी डेथ का बताया, डाउरी डेथ में प्रोविजन है लॉ में क्लियरली कि अगर 7 साल के भीतर कोई मौत होती है तो आप मान लो कि वो डाउरी डेथ है, ठीक है। अब आपको प्रूव करना है कि वो जो मरी है वो एक्सीडेंट था, आपका कोई उसमें रोल नहीं था। तो अगर आपके पास स्ट्रॉन्ग एविडेंस है तो कोर्ट उसको कंसीडर करेगा। कंसीडर क्यों करेगा? क्योंकि ये रेब्यूटेबल में आता है, ठीक है। रेब्यूटेबल बोलता है कि में है तो मतलब माने या ना माने, शैल है तो कोर्ट को मानना पड़ेगा, लेकिन आप अगर चाहो तो कोर्ट को कोई एविडेंस देके उसको रेब्यूट कर सकते हो, ठीक है। और दूसरा क्या था इधर, इरेब्यूटेबल, मतलब इसमें आप रिब्यूट नहीं कर सकते, आपको जो बोल दिया कोर्ट ने वो आपको मानना पड़ेगा, ठीक है। आप उसमें कोई ऐसा नहीं है कि लेजिटिमेट कोर्ट ने बोल दिया कि बच्चा लेजिटिमेट है, आप बोल दो कि नहीं सर ये इलेजिटिमेट है, ये एविडेंस कोर्ट लेगा ही नहीं। जब लॉ में स्पेसिफिकली लिखा है कि आप दोनों का शादी हुआ था बराबर, 280 दिन साथ में रहे बराबर, अगर कोई बच्चा होता है इस दरमियान तो आप कैसे बोल दोगे कि दूसरे का बच्चा है, ठीक है। तो कोर्ट ये मानेगा क्योंकि इस ऐसा लॉ में लिखा है। जब आप सेक्शन 112 पढ़ोगे ना कंक्लूसिव एविडेंस का, तो उसमें क्लियरली लिखा है 280 डेज अगर कोई पति पत्नी साथ में रह रहा है और बच्चा हुआ तो वो लेजिटिमेट है, आपको उसको डिस्प्रूव करने की जरूरत ही नहीं है। तो ये होता है आपका कंक्लूसिव प्रूफ, ठीक है। समझा अभी सभी को? हाँ थम्स अप दे दो। हाँ ठीक है, अगला हम लोग बढ़ते हैं आगे। आगे है आपका एक्सक्लूजन ऑफ ओरल बाय डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, ठीक है। ये बोलता है कि अगर आपके पास कोई एविडेंस है, आप लोगों को मैंने शुरू में बताया था टाइप्स ऑफ एविडेंस बराबर, तो उसमें मैंने बताया था आपको कि ओरल एविडेंस होता है, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होता है, बताया था, ठीक है। तो उसमें मैंने ये भी बताया था बेस्ट एविडेंस रूल कि हियर से एविडेंस जो होता है नहीं चलता है, अगर कोई प्राइमरी एविडेंस है आपके पास तो वो बहुत बेस्ट एविडेंस माना जाता है, ठीक है। ये सब शायद बताया होगा, नहीं बताया होगा तो कोई बात नहीं, मैं फिर से बता देता हूँ। एविडेंस एक्ट के अंदर 3 बेस्ट रूल होते हैं, ठीक है, किसी भी एविडेंस के कॉन्टेक्स्ट में। सबसे पहला बताया है कि अगर आपके पास कोई एविडेंस है, ठीक है, तो आप हियर से एविडेंस मत दो, हियर से को एक्सक्लूड कर दिया गया है, ठीक है। हियर से के अलावा अगर आप कोई एविडेंस देते हो तो वो बेस्ट एविडेंस माना जाता है, ठीक है। दूसरा है कि आपके पास कोई एविडेंस है तो उसमें प्राइमरी एविडेंस दो आप, वो बेस्ट एविडेंस माना जाता है, ठीक है। और तीसरा होता है कि अगर आपके पास कोई एविडेंस है, ठीक है, अगर वो डॉक्यूमेंट फॉर्म में है तो आप उसको ओरल में मत दो, आप डॉक्यूमेंट में ही दो। ये एविडेंस एक्ट में बेस्ट एविडेंस का रूल माना जाता है, ठीक है। तो ये आपका टॉपिक क्या है, एक्सक्लूजन ऑफ ओरल बाय डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। आपके पास कोई ऐसा एविडेंस है जो डॉक्यूमेंट फॉर्म में है, लेकिन फिर भी आप कोर्ट में जाते हो और कोर्ट में ओरल आर्ग्यूमेंट देते हो। जैसे मान के चलो मेरा और ये क्या बोलते हैं अनीता मैडम का कोई डिस्प्यूट हो गया, ठीक है। जैसे मैं वेंडर हूँ, मुझे माल मंगाया था अनीता मैडम ने, मैंने उनको टाइम पर नहीं पहुँचाया, तो हम लोगों का डिस्प्यूट हो गया, तो वो चली गई कोर्ट, मैं भी गया कोर्ट, दोनों ने अपनी बात रखी ओरली। हम लोग इतने बेवकूफ़ हैं कि हमारे पास जब हम लोगों ने बिजनेस किया तो हमारा बिल बना होगा, उनकी स्वीकृति होगी, उन्होंने पैसा दिया होगा, सबका होगा ना डॉक्यूमेंट बराबर। तो अगर हमारे पास कोई कॉन्ट्रैक्ट बना है
तो हम ओरल क्यों दे रहे हैं? हम सीधा कॉन्ट्रैक्ट पेश कर देंगे कोर्ट में कि सर हमारा ये देखिए, हमारा ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, ये फुलफिल नहीं कर रहा है, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो गया, सिंपल। तो ये जो आपका टॉपिक है ये यही बोलता है कि अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है तो आप ओरल को एक्सक्लूड करो ना, ओरल की जरूरत ही नहीं है, आप डायरेक्ट डॉक्यूमेंट्री एविडेंस दो, ओरल की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। और ऐसा कोई एविडेंस है, ठीक है, जो आपका डॉक्यूमेंट फॉर्म में नहीं हो सकता। बहुत सारे ऐसे एविडेंस होते हैं जो आप डॉक्यूमेंट, आपने किसी को मान के चलो मारते देखा, बराबर, तो आप उसको डॉक्यूमेंट फॉर्म में लिख सकते हो क्या? नहीं, कैसे बनाओगे? आपने आंख से देखा ना, तो आप बोल ही सकते हो उसको, बराबर। तो जब कोई ऐसा एविडेंस जो रिटर्न में नहीं हो सकता, डॉक्यूमेंट फॉर्म में नहीं हो सकता, ठीक है, तो उसको कोर्ट जो है ओरल भी एक्सेप्ट करेगा। ऐसा नहीं है कि हर मामले में ओरल नहीं चलेगा, जहां पे कहीं भी ऐसा लॉ में है कि भाई ऐसा एविडेंस ओरल भी एक्सेप्टेबल है, ठीक है, तो अगर आपके पास उसका डॉक्यूमेंट फॉर्म में नहीं है तो कोर्ट कोई जबरदस्ती नहीं करेगा, कंपेल नहीं करेगा आपको ओरली ही बोलेगा देने, ठीक है। लेकिन जिस केस में आपके पास डॉक्यूमेंट फॉर्म में है तो उस केस में कोर्ट आपसे ओरल नहीं लेगा, आप डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करो। तो यही है ये टॉपिक बोलता है आपका कि अगर आपके पास कोई एविडेंस है जो डॉक्यूमेंट फॉर्म में है, मान के चलो कोई कॉन्ट्रैक्ट है और आपका विवाद हुआ, तो आप सीधा कॉन्ट्रैक्ट पेश कर दो कोर्ट में, ओरल को एक्सक्लूड करके चलो, क्योंकि बेस्ट एविडेंस के रूल में डॉक्यूमेंट को बेस्ट माना जाता है, तो आप ओरल को वहां पे साइड कर दो। समझ में आया? तीसरा है आपका अगला, रूल्स रिलेटिंग टू बर्डन ऑफ प्रूफ, ठीक है। बर्डन ऑफ प्रूफ का मतलब क्या होता है? कोई भी पार्टी, आपको पता होगा सिविल केस हो या क्रिमिनल केस हो, ठीक है, कोई भी सिविल केस में भी एग्रीव्ड पार्टी होता है, क्रिमिनल केस में भी एग्रीव्ड पार्टी होता है। सिविल केस में एग्रीव्ड पार्टी प्लेंटिफ कहलाता है, क्रिमिनल केस में एग्रीव्ड पार्टी विक्टिम कहलाता है, ठीक है। दोनों केस में जो है एग्रीव्ड पार्टी होता है। तो एग्रीव्ड पार्टी जब कोई अपना क्लेम करता है, ठीक है, या अपना ग्रीवेंसेज, ठीक है, बताता है, तो उसको अपने क्लेम को जस्टिफाई करने के लिए, ठीक है, प्रूव करने के लिए कोर्ट में जाना होता है, ठीक है। तो इसको बोला जाता है बर्डन ऑफ प्रूफ। अगर कोई बंदा कोई क्लेम कर रहा है तो उसके फैक्ट में कितनी सच्चाई है, ठीक है, ये उसको प्रूव करना पड़ेगा, ठीक है। तो बर्डन ऑफ प्रूफ उसके ऊपर होता है जो क्लेम करता है। सिंपल है, मैं प्लेंटिफ हूं, मैं बोलूंगा सिविल मैटर है, मेरा प्रॉपर्टी था, किसी ने भाड़े पे लिया और वो खाली नहीं कर रहा है, तो मैं प्लेंटिफ हूं, तो मैं पहले कोर्ट को सेटिस्फाई करूंगा ना कि ये घर मेरा है, इसीलिए मैं सूट फाइल कर रहा हूं। तो बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर रहेगा? मेरे ऊपर रहेगा। तो जो बंदा क्लेम करता है, जो पार्टी क्लेम करता है, ठीक है, उसके ऊपर ये बर्डन रहता है कि वो उसको प्रूव करे कि वो जो बोल रहा है वो सच है, ठीक है। तो बर्डन ऑफ प्रूफ सिविल केस में किसके ऊपर होता है? क्रिमिनल केस के ऊपर किसके ऊपर होता है? प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट है तो किसके ऊपर होता है? और अगर कोई कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन होता है तो उसमें किसके ऊपर जाता है? मैं उसके बारे में बात करने वाला हूँ। क्रिमिनल केस, द प्रोसिक्यूशन मस्ट प्रूव द अक्यूज्ड गिल्ट बियॉन्ड ए रीजनेबल डाउट। क्रिमिनल केस में बर्डन ऑफ प्रूफ प्रोसिक्यूशन के ऊपर होता है। प्रोसिक्यूशन मीन्स कौन? विक्टिम। विक्टिम का केस जो लड़ता है वो प्रोसिक्यूटर कहलाता है, पब्लिक प्रोसिक्यूटर, ठीक है, सरकारी वकील भी बोलते हैं उसको। तो उनको प्रूव करना होता है कि भाई ये अक्यूज्ड किस तरीके से आपके लिए जिम्मेदार है। मान के चलो किसी लड़की के साथ कोई छेड़छाड़ किया, तो उस लड़की को प्रूव करना है कि उस लड़के ने उसके साथ छेड़छाड़ किया। क्रिमिनल लॉ सीधा बोलता है, आप बोल रहे हो ना कि वो गुनहगार है, तो आप साबित करो कि वो गुनहगार कैसे है। वो साबित नहीं करेगा कि मैं गुनहगार नहीं हूं, पहले आप साबित करो कि वो गुनहगार कैसे है। तो बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर रहेगा? विक्टिम के ऊपर रहेगा क्रिमिनल केस में, ठीक है। सिविल केस, द क्लेमेंट मस्ट प्रोवाइड एविडेंस टू सपोर्ट देयर क्लेम। क्लेमेंट का मतलब प्लेंटिफ, जिसने भी प्लेंट फाइल किया है
कि भाई ये प्रॉपर्टी मेरा है, ये इलीगल कब्जा कर लिया है, तो मुझे सेटिस्फाई करने के लिए कोर्ट को मेरे पास जो भी एविडेंस होंगे मेरे सपोर्ट में, मैं वो दूंगा। तो ये क्या है, मेरे ऊपर बर्डन ऑफ प्रूफ है कि मैं वो साबित करूं कि वो प्रॉपर्टी मेरा है। वो क्यों प्रूव करेगा, पहले आप प्रूव करो कि ये आपका है, तब केस आगे बढ़ेगा ना। तो ऐसा होता है। तो सिविल क्रिमिनल केस में विक्टिम के ऊपर, सिविल केस में क्लेमेंट के ऊपर या प्लेंटिफ के ऊपर, प्रॉपर्टी के केस में द पर्सन हु फाइल सूट मस्ट प्रोवाइड एविडेंस टू सपोर्ट देयर क्लेम। जो भी बंदा प्रॉपर्टी क्लेम के लिए या प्रॉपर्टी रिकवरी के लिए सूट फाइल कर रहा है, उसको ये एविडेंस देना होगा कि ये प्रॉपर्टी उसका है। तो बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर रहेगा प्रॉपर्टी डिस्प्यूट में, जो बंदा सूट फाइल किया है। ठीक है। अगला है ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के केस में, कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन के केस में, इफ वन पार्टी क्लेम्स ए मॉडिफिकेशन टू द ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट दे मस्ट प्रोवाइड एविडेंस। जो बंदा चाहता है कि इस कॉन्ट्रैक्ट को खत्म करना है या मॉडिफाई करना है, जो भी बंदा, ठीक है, तो पहले उसको साबित करना पड़ेगा कि कॉन्ट्रैक्ट उसके साथ हुआ था या नहीं हुआ था। आप मान के चलो मुझे डाइवोर्स लेना है, बराबर, तो मुझे पहले ये साबित करना पड़ेगा ना कि मैंने शादी किया था कि नहीं किया था। तो अगर मुझे डाइवोर्स चाहिए तो मैं हो गया इसमें मेन पार्टी, तो मुझे प्रूव करना पड़ेगा ना कि मेरी शादी हुई थी या नहीं इससे। तो बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर लाइज होगा, मेरे ऊपर। तो ऐसा ही है कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन में कि जो पार्टी क्लेम करता है उसको प्रूव करना पड़ता है कि उसका क्लेम किस तरीके से वैलिड है। तो ये बर्डन ऑफ प्रूफ समझ में आया? हाँ बोलिए बोलिए। सर क्रिमिनल केस के अंदर में बर्डन ऑफ प्रूफ प्रोसिक्यूटर के पास रहेगा कि विक्टिम के पास रहेगा? प्रोसिक्यूटर विक्टिम दोनों एक ही है। विक्टिम लड़की हो जाएगी ना? विक्टिम लड़की होती है, तो जो लड़की का केस लड़ता है ना वो होता है सरकार। हाँ। और सरकार के वकील को प्रोसिक्यूटर, पब्लिक प्रोसिक्यूटर कहा जाता है। हाँ अब समझ में आया। डिफेंस को तो सिर्फ तोड़ना है। जैसे मान के चलो मैं अक्यूज्ड का लॉयर हूं, तो मैं तो सिर्फ ये बोलूंगा कि मेरा बंदा गुनहगार नहीं है, तो गुनहगार है तो वो साबित करे ना। तो ऐसा होता है। तो बर्डन ऑफ प्रूफ जो होता है वो लड़की के ऊपर हो जाता है। लेकिन इसके कुछ एक्सेप्शन है, मैं आपको बता दूं। जैसे मान के चलो मतलब बड़े बड़े ऑफेंस में, जैसे कोई ये एसिड अटैक है, या आपको मैं बताऊं ये डाउरी डेथ है, कुछ ऐसे एक आध केस हैं जिसमें बर्डन ऑफ प्रूफ जो होता है ना वो शिफ्ट हो जाता है। ठीक है। जैसे आपका ये डाउरी डेथ है, एक एग्जांपल देता हूँ। अब डाउरी डेथ में लड़की तो मर गई, बराबर, अब उसको उसका पक्ष रखने के लिए कौन आएगा? कोई नहीं है, क्योंकि लड़की तो खुद मर गई। तो ऐसे केस में बर्डन ऑफ प्रूफ शिफ्ट हो जाता है किसके ऊपर? अपोजिट पार्टी के ऊपर, कि आप साबित करो कि ये डाउरी डेथ नहीं था। वो साबित नहीं करेंगे, आप साबित करो कि ये डाउरी डेथ कैसे नहीं है। तो ऐसा होता है। और एसिड अटैक के केस में विक्टिम मर गई, तो अब कौन उसके पक्ष में आएगा, कौन वो करेगा? तो अपोजिट पार्टी के ऊपर बर्डन ऑफ प्रूफ शिफ्ट हो जाता है कि आप प्रूफ करो कि ये एसिड अटैक नहीं है। समझे? तो ये रेयर केस है, मतलब एक आधी ऐसा केस है। बाकी 99% में बर्डन ऑफ प्रूफ जो होता है ना वो विक्टिम के ऊपर ही होता है, प्रोसिक्यूटर के ऊपर। ठीक है, समझ में आया? ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला है आपका डॉक्ट्रिन ऑफ स्टॉपल। ठीक है, स्टॉपल, डॉक्ट्रिन ऑफ स्टॉपल आप लोगों को कॉन्ट्रैक्ट में भी रहा होगा, ये हर जगह आ जाता है। कितना अभी मैंने फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम लिया उसमें भी था, फर्स्ट सेमेस्टर का लेक्चर लिया था। तो ठीक है, तो लेकिन हर जगह इसका परिभाषा थोड़ा थोड़ा बदल जाता है। तो ये डॉक्ट्रिन ऑफ स्टॉपल का मतलब है यहाँ पे एविडेंस एक्ट में कि अगर आपने किसी को कुछ अथोराइज किया है या आपने किसी को कुछ लॉफुली लीगली आपने उनको कुछ बोला है, ठीक है, तो आप बाद में उस फैक्ट से मुकर नहीं सकते, उस बात से मुकर नहीं सकते। ठीक है, उसको बोला जाता है डॉक्ट्रिन ऑफ स्टॉपल। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल देता हूँ, बहुत ईजी सा है। मैंने किसी बंदे से अपना एक घर बेचा, ठीक है। उस समय पर ना उस घर का लीगल ओनरशिप मेरे पास नहीं था, तो मैंने झूठ बोल के कि भाई ये मेरा घर है और मैंने बेच दिया।
अब सामने वाले ने ले लिया और क्या हुआ कि अगले ही दिन 2-4 दिन बाद, कुछ दिन बाद, वो प्रॉपर्टी जो मैंने बेचा था उसको, वो मेरे पास आ गया उसका ओनरशिप। ठीक है, मैंने चाचा वाला प्रॉपर्टी जो है ना बेच दिया था अपने नाम से कि भाई ये मेरा प्रॉपर्टी है। ठीक है, बाद में क्या हुआ, चाचा का लड़का नहीं था, चाचा मर गए, तो डायरेक्ट वो ओनरशिप मेरे ऊपर आ गया। ठीक है, उसका मालिक मैं, रियल मालिक मैं बन गया। अब मैं सोच रहा हूँ कि उससे जमीन ले लूँ और उसको पैसा दे दूँ। आप ऐसा कर सकते हो? नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि आपने लॉफुली उसको ऑथोराइज कर दिया है बेच के, तो आप उससे वापस नहीं ले सकते। ठीक है, ये एक मतलब फॉरेन कोर्ट का जजमेंट था, पिकार्ड, PICARD, पिकार्ड वर्सेज शियर्स, SEARS, शियर्स। ठीक है, पिकार्ड वर्सेज शियर्स का केस है 1837 का। इसमें क्या होता है, एक बंदा अपना जो प्रॉपर्टी होता है वो एक मिस्टर एक्स को बेच देता है। ठीक है, झूठ बोल के कि ये प्रॉपर्टी मेरा है, लेकिन उसका ओनरशिप उसके पास तब तक नहीं होता है। जब वो बेच देता है तो अगले ही दिन, ठीक है, वो प्रॉपर्टी उसके ओनरशिप में आ जाता है, रियल ओनर हो जाता है। अब ये बोलता है कि मुझे प्रॉपर्टी वापस चाहिए। ठीक है, मैं इसको पैसा दे देता हूँ। वो नहीं देता। कैसे दे दूँ मैं? वो तुरंत चला जाता है कोर्ट कि सर मैंने इससे बेचा था तो मेरे ओनरशिप में नहीं था। ठीक है, यह मेरे ओनरशिप में अभी आया, तो मेरे ओनरशिप में नहीं था तो मैं नहीं बेच सकता हूँ, तो मैं उससे वापस मांग रहा हूँ, पैसा दे रहा हूँ, खत्म बात। तो कोर्ट बोलता है जब आपके पास इसका ओनरशिप नहीं था तब भी आपने यही बोला था कि ओनरशिप है मेरे पास, बराबर। ओनरशिप है आपके पास इसीलिए आपने बेचा था, तो अब आ गया है ओनरशिप, तो आप मुकर नहीं सकते ना। लॉफुली आपने उनको अथॉरिटी दे दिया है, पैसा आपने ले लिया था, उसको दे दिया जमीन, तो अब कैसे बोलोगे? तो जब आप किसी को लॉफुल अथॉरिटी दे देते हो तो आप बाद में उसको रोक नहीं सकते उसके लिए। ठीक है, इसका एक छोटा सा एग्जांपल और दे देता हूँ। जैसे मान के चलो मेरा ना बिजनेस है। ठीक है, मैं पार्ले जी बिस्किट बनाता हूँ। ठीक है, और मैंने अपने एक डिस्ट्रीब्यूटर को रखा कि भाई आपको मलाड में पूरा माल देना है। ठीक है, अब मलाड में मैंने उसको नहीं बोला था कि मड आइलैंड जो है वो भी कवर है, मुझे नहीं पता था, और मैंने उसको बोल दिया कि आप मलाड करना। अब मुझे पता नहीं था कि मड आइलैंड का जो है कुछ पार्ट अंधेरी से अटैच है। ठीक है, अब वो उधर भी चला जाता है, मड आइलैंड के कॉर्नर कॉर्नर में वो पूरा मलाड में ही कवर होता है, तो वो उधर भी माल बेच देता है। अब मुझे लग रहा है कि नहीं यार ये तो जुरिस्डिक्शन क्रॉस कर रहा है। ठीक है, इससे मेरा नुकसान होगा। अब मैं उसको बोलता हूँ कि नहीं आप मड आइलैंड नहीं जाओगे, तो क्या मैं रोक सकता हूँ? नहीं रोक सकता। क्यों? क्योंकि जब मैंने उसको ऑथरशिप दिया था, जब मैंने उसको डीलरशिप दिया था, तो मैंने उसको बोला था कि आप पूरा मलाड डील करोगे। ठीक है, तो मैंने लीगली उसको ऑथराइज दे दिया। अब मैं उसको कैसे रोक सकता हूँ कि आप मलाड में ही आइलैंड है उसको नहीं करोगे? नहीं रोक सकता मैं। ठीक है, तो ये होता है। तो डॉक्ट्रिन ऑफ एस्टॉपल जो है, आप किसी को कुछ बोल के, ठीक है, लॉफुली या कुछ अथॉरिटी दे के आप बाद में मुकर नहीं सकते। ठीक है, तो एस्टॉपल जो है 3 तरीके से हो सकता है। एक होता है बाय रिवॉर्ड, दूसरा होता है बाय डीड, और तीसरा होता है बाय कंडक्ट। अगर किसी जजमेंट ने, किसी कोर्ट ने कोई जजमेंट दिया, ठीक है, या कोई डिक्री पास की, और वो किसी को कुछ करने से रोक रहा है, तो वो भी डॉक्ट्रिन ऑफ एस्टॉपल होगा। ठीक है, अगर आपने कोई ऐसा डीड बनाया था, ठीक है, और उसके बाद अगर सामने वाला जो है वो काम करने से मना कर रहा है, ठीक है, कि भाई आप जो है ये मत करो, जबकि आपको डीड बना के दे दिया था कि आप करो, ठीक है, तो भी वहां पे डॉक्ट्रिन ऑफ एस्टॉपल लागू होगा कि आप नहीं कर सकते ऐसा। ठीक है, उसको मना नहीं कर सकते अगर डीड बन गया है तो। और तीसरा है बाय कंडक्ट, आपने किसी को ऑथराइज दे दिया, जैसे मैंने मान के चलो अभी डीलर वाला एग्जाम्पल दिया था, वो क्या है? बाय कंडक्ट है। मैंने आपको दे दिया, भाई लो आप मलाड देखो। अब मैं उसको नहीं बोल सकता कि भाई तुम मलाड मत देखो, मुझे नहीं पता था मड आइलैंड आता है या नहीं आता है। करेक्ट, तो ऐसा। तो बाय रिवॉर्ड भी स्टॉपल हो सकता है, बाय डीड भी स्टॉपल होता है, और बाय कंडक्ट भी स्टॉपल होता है। ये 3 तरीके से स्टॉपल फॉलो किए जाते हैं। ठीक है, अब कुछ एक्सेप्शन है एस्टॉपल के कि एस्टॉपल कब कब लागू नहीं होगा। ठीक है, तो सबसे पहला है एस्टॉपल रूल कैन नॉट बी यूज्ड अगेंस्ट ए माइनर।
किसी बच्चे के केस में ये रूल ऑफ स्टॉपल लागू नहीं होता है, ठीक है। दूसरा है बाय फ्रॉड एंड नेग्लिजेंस ऑन द पार्ट ऑफ द पार्टी देन दिस रूल इज नॉट अप्लाई। अगर कोई पार्टी है, ठीक है, वो फ्रॉड, बाय फ्रॉड या बाय नेग्लिजेंस जो है कॉन्ट्रैक्ट में आया है या कुछ ऐसा मतलब उन दोनों के बीच रिलेशन इस्टेब्लिश हुआ है, तो उसमें भी अगर वो फ्रॉड और नेग्लिजेंस के साथ था तो स्टॉपल अप्लाई नहीं होगा, ठीक है। इसके बाद जैसे मैं मान के चलो अभी मैंने डीलरशिप वाला बताया था, तो उसमें बाय फ्रॉड कैसे होगा। मैंने कंपनी को बताया कि मड आइलैंड जो है ना, मड आइलैंड जो है मलाड में ही आता, ये मड आइलैंड मलाड में ही आता है, ठीक है। कंपनी को लगा कि भाई मड आइलैंड मलाड में ही आता है तो दे दो इसको, जबकि मड आइलैंड अंधेरी में आता था, ठीक है। तो कंपनी मुझे रोक सकती है फिर, क्यों? क्योंकि मैंने बाय फ्रॉड वो लिया था ऑथरशिप, ठीक है, ऐसा होता है। तो बाय फ्रॉड और अगर नेग्लिजेंस के साथ अगर आपको दिया गया है कोई अथॉरिटी, तो उसमें भी आपका स्टॉपल लागू नहीं होगा, ठीक है। अगला है अनलॉफुल ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी देन दिस रूल इज नॉट अप्लाई। कोई प्रॉपर्टी है जो अनलॉफुल ट्रांसफर हुआ है, तो उस केस में भी आप जो है ये क्या बोलते हैं इसको, डॉक्ट्रिन ऑफ स्टॉपल लागू नहीं होगा। अगला है नो स्टॉपल अगेंस्ट एनी स्टेट्यूट। कोई कानून है तो उसके अगेंस्ट भी स्टॉपल लागू नहीं होता है, ठीक है। अगला है नो स्टॉपल इन क्रिमिनल केस। क्रिमिनल केस में भी स्टॉपल लागू नहीं होता है। अगला है छठा डिस्क, ये है एक्सेप्शन, नो स्टॉपल व्हेन ट्रूथ ऑफ फैक्ट इज नोन टू दी बोथ पार्टी। जब दोनों पार्टी को सच मालूम था तो उस केस में जो है स्टॉपल लागू नहीं होता है, ठीक है। स्टॉपल का मैंने मतलब बता दिया था कि कोई भी बंदा किसी तीसरे आदमी को कोई अथॉरिटी देता है या कुछ बोलता है, ठीक है, तो बाद में वो उससे मुकर नहीं सकता, तो इसको बोला जाता है स्टॉपल। तो स्टॉपल के ये कुछ एक्सेप्शंस थे। समझ में आया सभी को? ठीक है। अभी अगला है आपका मॉड्यूल 2। मॉड्यूल 2 इसका सबसे पहला है आपका, मॉड्यूल 2 नहीं सॉरी, हाँ मॉड्यूल 3, ठीक है। मॉड्यूल 3 में है आपका सबसे पहला हु में टेस्टिफाई। टेस्टिफाई का मतलब किस किस को कोर्ट में जो है टेस्टिफाई करने के लिए बुलाया जा सकता है, मतलब विटनेस को। बेसिकली टेस्टिफाई का मतलब होता है विटनेस। आप कोर्ट में किसको बुलाओगे? विटनेस को ही बुलाओगे ना, तो विटनेस। तो हु में टेस्टिफाई, कौन किसी तथ्य को टेस्टिफाई कर सकता है, ठीक है, तो विटनेस कर सकता है। तो सवाल है आपका हु में टेस्टिफाई, तो एनी पर्सन, ठीक है, एनी पर्सन शैल बी कॉम्पिटेंट टू टेस्टिफाई unless the court consider that they are not understand the question and give wrong answer, ठीक है। कोई भी बंदा जो कोर्ट के द्वारा पूछे गए सवाल को सही सही समझ पा रहा है और उसका जवाब सही सही दे पा रहा है, तो हम मानेंगे कि वो विटनेस के लिए रेडी है, ठीक है। विटनेस का जो कैपेसिटी है वो फुलफिल कर रहा है और कोर्ट उसको टेस्टिफाई कर सकता है, ठीक है। तो आपका सवाल है कि कौन टेस्टिफाई कर सकता है, तो हर वो बंदा टेस्टिफाई कर सकता है जो कोर्ट के द्वारा पूछे गए सवाल को सही सही समझ ले और उसका जवाब सही सही दे पाए, ठीक है। चाहे वो कोई बच्चा हो, चाहे वो कोई बुजुर्ग हो, चाहे वो कोई मेंटल डिसेबल हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर वो बच्चा है, बच्चा 7 साल का क्यों ना हो, अगर वो कोर्ट के द्वारा पूछे गए सवालों का जवाब सही सही दे रहा है, ठीक है, और सवाल सही सही समझ पा रहा है, तो उस बच्चे को भी विटनेस माना जाएगा और उसको टेस्टिफाई किया जा सकता है। समझ में आया ये? थम्स अप दे दो हाँ अगर समझ में आ गया हो तो, ठीक है। कहीं डाउट रहे तो तुरंत पूछ लेने का। हाँ, अभी अगला है आपका टॉपिक दूसरा इसके अंदर, प्रोसीजर फॉर एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस। तो ये तो मैंने कल भी बताया था आप लोगों को कि जब मैंने पूरा प्रोसीजर भी बता दिया था कि कभी भी क्रिमिनल ट्रायल के अंदर, अब आप लोगों को समझ लेना चाहिए पूरा ट्रायल समझ लोगे तो थोड़ा आसान हो जाएगा। मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ 1 सेकंड में। हाँ देखो, सबसे पहले क्रिमिनल ट्रायल में ना कोई क्राइम होगा,
ठीक है। क्राइम 6 टाइप का होता है, मेरे यूट्यूब पे जाके देख लेना कौन कौन से टाइप का। तो मेजर 2 टाइप के क्राइम होते हैं, एक होता है कॉग्निजेबल, ठीक है, दूसरा होता है नॉन कॉग्निजेबल। ये 2 तरीके का मेन होता है। कॉग्निजेबल ऑफेंस का अगर सूचना पुलिस को मिलता है तो उसको बोला जाता है एफआईआर लिखना, ठीक है, पुलिस उसमें एफआईआर लिखेगा। अगर नॉन कॉग्निजेबल का सूचना मिलता है पुलिस को तो पुलिस एनसीआर लिखता है। नॉन कॉग्निजेबल का मतलब होता है लेस हीनियस, छोटा मोटा अपराध। कॉग्निजेबल का ऑफेंस का मतलब होता है कोई बड़ा अपराध, ठीक है। कॉग्निजेबल ऑफेंस होते ही पुलिस एफआईआर लिखेगी। एफआईआर लिखते ही पुलिस के पास पावर आ जाता है कि वो इन्वेस्टिगेशन करे। इन्वेस्टिगेशन करेगा। इन्वेस्टिगेशन करने के लिए पुलिस को 2 तरीके का टाइमलाइन दिया हुआ है। अगर अपराध की सज़ा जिस अपराध का इन्वेस्टिगेशन कर रहा है उस अपराध की सज़ा जो है 10 साल से कम है तो पुलिस को 60 दिन में अपना कंप्लीट करना पड़ेगा इन्वेस्टिगेशन, ठीक है, और उसका रिपोर्ट कोर्ट में सबमिट करना पड़ेगा, जिसको फाइनल रिपोर्ट कहा जाता है, और इसी को दूसरे लहजे में चार्जशीट भी कहा जाता है, ठीक है। अगर वो उस अपराध की सज़ा 10 साल से ऊपर है तो पुलिस उसमें 90 दिन लगाएगी अपना इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करने में, ठीक है। अगर ये 60 दिन और 90 दिन से पुलिस ज़्यादा ले लिया एक भी दिन तो बंदे को, जो भी अक्यूज्ड है, उसको डिफ़ॉल्ट बेल लेने का अधिकार हो जाता है, ठीक है। बेल भी 5 टाइप का होता है, मैंने यूट्यूब पे डाला है, आप लोग एक बार ज़रूर जाके देख लें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। पुलिस ने चार्जशीट फाइल कर दिया, मान के चलो 10 साल से कम का अपराध का था तो पुलिस ने 60 दिन में चार्जशीट फाइल कर दिया। जैसे ही चार्जशीट फाइल होता है ट्रायल शुरू होता है, ठीक है। ट्रायल शुरू होता है तो सबसे पहला स्टेज होता है फ्रेमिंग ऑफ चार्ज, ठीक है। फ्रेमिंग ऑफ चार्ज मतलब कोर्ट के पास पूरा फाइनल रिपोर्ट आ गया है इन्वेस्टिगेशन का। कोर्ट उसमें देखेगा कि अक्यूज्ड के ऊपर कौन कौन से धारा में अपराध बना है, ठीक है। अब अक्यूज्ड को पूछेगा कि तुम्हारे ऊपर ये धारा में अपराध बन रहा है, तुमको कबूल है या ट्रायल करोगे, फेस करोगे। तो अगर वो बंदा बोलता है कि मुझे कबूल है तो केस वहीं पे ख़त्म, कोर्ट कन्विक्ट करके उसको सज़ा दे देगा अगले दिन, ठीक है। 99% केस में अक्यूज नहीं मानता है कि मैंने किया है, बोलता है मैं ट्रायल फेस करूंगा। तो ट्रायल फेस करेगा तो कोर्ट बोलेगा ठीक है अगली तारीख दो, अगला तारीख दिया। अब अगला तारीख से मेन कोर्स शुरू। अब यहाँ पे सबसे पहले पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपने विटनेस का एग्जामिनेशन करेगा, ठीक है। सबसे पहले जब विटनेस का एग्जामिनेशन पब्लिक प्रोसिक्यूटर करता है तो इसको चीफ एग्जामिनेशन बोलते हैं। ये कॉन्सेप्ट समझना ये अच्छे से, यहीं से शुरू है आपका जवाब। चीफ एग्जामिनेशन करता है, ठीक है। जब पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपने विटनेस का चीफ एग्जामिनेशन करता है उसमें सबसे पहले जो है वो विक्टिम की गवाही लेता है, ठीक है, विक्टिम का। फिर दूसरा आई विटनेस का, ठीक है। तीसरा, अगर आई विटनेस में बहुत सारा विटनेस है, जैसे राम ने देखा, राजू ने देखा, पूजा ने देखा, सीमा ने देखा, तो आई विटनेस में उसका नाम कैसे लिखा रहेगा मालूम है? PW1, PW2, पूरा नाम नहीं लिखा रहता कि पूजा है, सीमा है, रेखा है, नहीं, PW1, PW2, PW3। और कोर्ट में भी ऐसे ही बुलाया जाता है, PW1 हाजिर हो, PW2 हाजिर हो, ऐसे बुलाया जाता है, ठीक है। तो PW1, PW2, PW3 मान के चलो हो गया, ये आई विटनेस। इसके बाद मेडिकल ऑफिसर को बुलाया जाएगा जिसने भी उस महिला का वो किया होगा, ठीक है। इसके बाद लास्ट में इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को बुलाया जाता है, ठीक है। ये इन चारों का जो है एग्जामिनेशन कौन करता है? पब्लिक प्रोसिक्यूटर सबसे पहले। तो जैसे ही पब्लिक प्रोसिक्यूटर विक्टिम का एग्जामिनेशन किया ना, सामने वाला पार्टी जो है अपोज करने के लिए रेडी रहेगा, ठीक है। वो बोलेगा सर मुझे क्रॉस करना है। तो जब अपोजिट पार्टी पब्लिक प्रोसिक्यूटर के विटनेस के साथ सवाल जवाब करते हैं तो उसको बोला जाता है क्रॉस एग्जामिनेशन करना, ठीक है। पहले पीपी अपना चीफ करेगा अपने सारे के साथ, ठीक है। जैसे ही करता जाएगा उसी के साथ साथ अपोजिट पार्टी क्रॉस भी करता जाएगा, ठीक है। जैसे लड़की से पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने पूछा सबसे पहला सवाल, आपके साथ अपराध हुआ था? लड़की बोलेगी हाँ। फिर पब्लिक प्रोसिक्यूटर बोलेगा कि आपके साथ कहाँ रेप हुआ था? वो बोलेगी मलाड स्टेशन पे। फिर पूछेंगे उस दिन आप वहाँ क्या कर रही थी? तो बोलेगी मैं जॉब पे जा रही थी। उस टाइम तभी कितना टाइम हो रहा था? 7 बज रहा था। ये पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने पूछ लिया। अब क्रॉस एग्जामिनेशन में डिफेंस लॉयर क्या पूछेगा? आप वहाँ क्या कर रही थी? वो बोलेगी जॉब पे जा रही थी।
कितने बजे आपके साथ रेप हुआ था? तो बोलेगी 7 बजे। आप डेली काम पर से 6 बजे आती हो तो 7 बजे वहाँ क्या कर रही थी? एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ। तो इस तरीके से क्रॉस होता है। तो जैसे ही पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपने एक गवाह से गवाही लेगा, तुरंत सामने वाला जो वकील है क्रॉस करता जाएगा, खत्म होता जाएगा। केस लंबा क्यों होता है पता है? हर दिन एक कोर्ट के पास 150 मैटर लगता है बोर्ड में, ठीक है। अब मान के चलो एक दिन में किसी केस में 4 विटनेस है, अभी चारों विटनेस का गवाही लेने लगेगा तो कोर्ट के पास समय बचेगा 150 केस करने का। 11 बजे कोर्ट शुरू होता है, 2 बजे 1:45 में इंटरवल हो जाता है, 3 बजे कोर्ट खुलता है, 6 बजे खत्म हो जाता है। 6 बजे भी नहीं, 5 साढ़े 4 बजे खत्म कर देते हैं कोर्ट, ठीक है। अब 4 घंटे में वो 150 केस कैसे निपटाएगा? तो ऐसा, इसीलिए कोर्ट का जो बर्डन है ना बढ़ता जा रहा है। मैं डेली प्रैक्टिस करता हूँ, मैं देखता हूँ ऐसा डेली हर दिन। जैसे कोई केस में अगर 5 विटनेस है ना तो समझ लो उसमें 12 महीना गया, क्योंकि एक डेट पे एक का एग्जामिनेशन करेगा। एक एग्जामिनेशन में कितना लगता है? 15 से 20 मिनट जाता है एक व्यक्ति का चीफ और क्रॉस करने में, ठीक है। अब कोर्ट के पास 150 मैटर है, 150 मैटर को तो सुनना पड़ेगा कोर्ट को, तो अब उसको टाइम दे पाएगा क्या? नहीं दे पाएगा। अब बोलेगा अगला विक्टिम 3 महीने बाद, अगला गवाह 6 महीने बाद, अगला गवाह 9 महीने बाद, ऐसे करके केस लंबा हो जाता है, ठीक है। तो ये होता है। तो सबसे पहले चीफ एग्जामिनेशन हुआ, पीपी ने कर लिया, फिर अपोजिट काउंसिल ने क्रॉस कर लिया, अब केस आगे बढ़ेगा, ठीक है। इन बिटवीन अगर किसी वकील को, दोनों में से किसी को भी लगता है कि कुछ नया साक्ष्य आया है, उसके आधार पर किसी विटनेस से फिर से गवाही लेना है, ठीक है, तो वो क्या कर सकता है? मैंने बताया था आप लोगों को, री एग्जामिनेशन कर सकता है उस विटनेस का, ठीक है। मैंने कल बताया था अगर वो विटनेस मर गया होगा तो क्या किया जाएगा, ये कल मैंने बताया था। तो यही वही री एग्जामिनेशन अभी शुरू होने वाला है। देखो, तो जब अगर किसी वकील को लगेगा कि कोई नया फैक्ट आया है या कोई ऐसा विटनेस था जो अपनी गवाही पूरी अच्छे से नहीं दिया था, कुछ उसने छोड़ दिया था, तो उसको अगर फिर से री एग्जामिन करना है तो कोर्ट से परमिशन लेके उसका री एग्जामिनेशन कर सकता है। तो आपका टॉपिक क्या था? अभी आ जाओ टॉपिक पे। आपका टॉपिक था यहाँ पे प्रोसीजर फॉर एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस। यही है प्रोसीजर, ठीक है। सबसे पहले चीफ एग्जामिनेशन होगा पब्लिक प्रोसिक्यूटर के द्वारा, ठीक है। उसके बाद क्रॉस एग्जामिनेशन होगा डिफेंस एडवोकेट के द्वारा। अगर डिफेंस का भी कोई गवाह है तो वो भी अपने गवाह का चीफ कर सकता है, ठीक है। और फिर अगर पीपी को लगेगा कि नहीं मुझे इसके गवाह का भी क्रॉस करना है तो ये भी इनके कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। इसके बाद अगर केस आगे बढ़ता है, अगर किसी वकील को, किसी भी पब्लिक प्रोसिक्यूटर हो या डिफेंस लॉयर हो, जिसको भी लगेगा कि विटनेस को एक बार वापस से एग्जामिन करना है तो वो री एग्जामिन भी कर सकते हैं, ठीक है। फिर आगे के लिए केस बढ़ जाता है। तो यही है पूरा प्रोसीजर एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस का। उम्मीद है समझ में आया होगा। आया समझ में? ठीक है, ओके। अगला है आपका तीसरा, ठीक है। क्या है आपका टॉपिक? क्वेश्चन टू बी पुट अप टू द विटनेस। क्या क्या क्वेश्चन आप विटनेस से पूछ सकते हो, इसके बारे में 168 में है। ये बोलता है, ये पर्टिकुलर जो आपका टॉपिक है इसमें ये बोला गया है कि जज, ये कौन सा सवाल किसी विटनेस से पूछा जा सकता है, कौन सा नहीं पूछा जा सकता है, ये किसके पास पावर है? जज के पास। ये जज का ड्यूटी है कि अगर न्याय हित में, ठीक है, एंड ऑफ जस्टिस के लिए कोई सवाल विटनेस से पूछा जाना है तो कोर्ट कोई भी सवाल अलाउ कर सकता है पूछने को, ठीक है। अगर कोई सवाल न्याय हित में लगता है कि नहीं इसको आप पूछा जाना इररिलेवेंट होगा तो कोर्ट उसका परमिशन नहीं देगा, ठीक है। सिंपल ये याद रखना कि कोई भी ऐसे सवाल जो कोर्ट को लगेगा कि ये न्याय संगत नहीं है, ठीक है, इसका पूछा जाना जरूरी नहीं है। ये टोटल कोर्ट का डिस्क्रिशनरी पावर है, ठीक है। ये इनहेरेंट पावर में आता है कोर्ट के कि अगर उनको लगता है कि न्याय हित में कोई सवाल पूछा जाना जरूरी है तो वो अलाउ करेंगे पूछना, ठीक है, विटनेस से। नहीं जरूरी है, नहीं पूछना है, ठीक है। कोर्ट को ये भी पावर है कि कोर्ट को अगर लगेगा कि नहीं इससे 10 सवाल और पूछे जाने चाहिए, कोर्ट पूछ सकता है। ये कोर्ट के पास पूरा खुला पावर है, ठीक है। कोर्ट को लगता है कि इसके साथ 1.5 घंटा क्वेश्चन आंसर करना चाहिए, कोर्ट 1.5 घंटा ले सकता है,
टाइम का कोई बार्ड नहीं है, क्वेश्चन का कोई बार्ड नहीं है, क्वेश्चन के टाइप के कोई बार्ड नहीं है, लेकिन वो न्याय संगत होना चाहिए। ठीक है, तो ये डिस्क्रिशनरी पावर है। तो क्वेश्चन कोई भी हो, कोर्ट जो है पूछ सकता है। ठीक है, ये याद रखना, बस यही है। कोर्ट इस मामले में पूरा स्वतंत्र है। ठीक है, समझ में आया? ये छोटा सा टॉपिक था कि कौन से सवाल कोर्ट पूछ सकते हैं। अब सवाल का लिस्ट थोड़ी आपको बता देगा कि कौन सा, हर केस में अलग अलग सवाल होता है, बराबर। लेकिन मतलब मेजर पॉइंट इसका ये है कि जज को जो सवाल रेलेवेंट लगेगा, न्याय संगत लगेगा उस डिस्प्यूट के लिए, वो सारे सवाल कोर्ट भी पूछ सकता है और वकील से भी पूछने के लिए परमिशन दिया जा सकता है। ठीक है, ये याद रखना। अगला है आपका क्रेडिबिलिटी ऑफ विटनेस, अगला टॉपिक। ठीक है, क्रेडिबिलिटी ऑफ विटनेस। अभी मैंने आप लोगों को बताया था एग्जामिनेशन के दौरान क्रॉस एग्जामिनेशन। ठीक है, ये क्रॉस एग्जामिनेशन का मेन पर्पज है किसी भी विटनेस की क्रेडिबिलिटी को कम करना। ठीक है, क्रेडिबिलिटी का मतलब क्या होता है, उसका जो मतलब है ना, क्या बोलते हैं उसको यार, मतलब उसको कुछ तो बोलते हैं यार, होता है ना क्रेडिट, उसका रेप्यूटेशन, मतलब हाँ, हौसला नहीं, हौसला नहीं, मतलब क्रेडिबिलिटी का मतलब होता है उसके सच्चाई को कम कर देना, कि ये सच नहीं बोल रहा है, ये झूठ बोल सकता है, ऐसा तो होता है ना, उसका क्रेडिबिलिटी कम कर देता है। जैसे मान के एक एग्जांपल देता हूँ। ठीक है, कैसे क्रेडिबिलिटी आप कम करते हो किसी विटनेस का। किसी विटनेस ने बोला कि मैंने देखा था राजू ने सीमा के साथ गलत व्यवहार किया। ठीक है, किसने देखा था? राजू ने देखा था कि मान के चलो राजू ने देखा था मोहन ने सीमा के साथ गलत व्यवहार किया। अब ये राजू आया कोर्ट में, मैंने पूछा कि आपने देखा था मोहन को? तो हाँ सर मैंने ही देखा था मोहन को, वो जो है सीमा को छेड़ रहा था। आप कितने दूरी पर थे मोहन से? तो यही कुछ सर 500 मीटर का दूरी रहा होगा, मैंने देखा था मोहन ही छेड़ रहा था। ठीक है, ठीक है, आपने देखा था, बराबर है, 500 मीटर का दूरी था। हाँ सर 500 मीटर का ही दूरी था। ठीक है, मैं कोर्ट में पेश कर रहा हूँ सर, इनके आंख में प्रॉब्लम है और ये मेडिकल रिपोर्ट है कि ये 100 मीटर से ज़्यादा की दूरी का डिस्टेंस सही से देख नहीं सकते। माय लॉर्डशिप आपके सामने मैंने दिया है, आप सीधा जेसी को दोगे, जेसी कोर्ट को देगा, कोर्ट बोलेगा ये तुम तो 100 मीटर नहीं देख सकते, तुम 500 मीटर कैसे देख लिए? फंस गया वो, उसकी क्रेडिबिलिटी खत्म हो गई वहाँ पे, वो झूठ बोल रहा था। अगर वो 100 मीटर नहीं देख सकता है, इसका मेडिकल रिपोर्ट है, तो ये 500 मीटर दूर कैसे देख लिया कि मोहन ही था जो लड़की को छेड़ रहा था? बराबर। तो क्रॉस एग्जामिनेशन जो होता है किसी भी विटनेस के क्या बोलते हैं यार, उसके मतलब सही या गलत होने के मतलब इसका बहुत अच्छा पॉइंट है, मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, मतलब उसका क्रेडिबिलिटी खत्म कर देता है। उसका जो रहता है ना कि भाई ये सच बोल रहा है गलत, तो पूरा झूठा साबित कर देता है, ऐसा। तो आपने क्रॉस एग्जामिनेशन अगर आप अच्छे से करते हो तो किसी भी विटनेस का जो है क्रेडिबिलिटी खत्म कर सकते हो। ठीक है, किसी लड़की ने बोला कि मेरे साथ उसने गलत किया, रेप किया सपोज, ठीक है, कोर्ट में आया, मैं वकील हूँ डिफेंस का, मैं बोलूँगा मैडम आपके साथ रेप हुआ था, आपने कहा है मैडम, हाँ सर, ठीक है, कहाँ हुआ था? मलाड स्टेशन पे। कितने बजे हुआ था मैडम? 8 बजे। आप क्या कर रही थी वहाँ पे? ऐसे सवाल पूछे जाते हैं और ये रियल है। ठीक है, कितने बजे थे आप, क्या कर रही थी वहाँ पे? तो मैं ऑफिस से आ रही थी। आप ऑफिस क्या काम करती हैं मैडम? आपने बताया नहीं। तो सर मैं ऑफिस में काम करती हूँ सीए के यहाँ। तो ऑफिस रेगुलर कितने बजे बंद होता है मैडम? तो ऑफिस तो बंद होता है 6 बजे, लेकिन मुझे 5 बजे छोड़ देते हैं सर लोग। अच्छी बात है। तो डेली आप 5 बजे छूट जाती थी, उस दिन 8 बजे रुक गई, क्या हुआ? मतलब समझा नहीं मैं। क्या आप कोर्ट को बताना चाहेंगी कि 8 क्यों बजा था उस दिन? अब ले फंस गई लड़की। 8 बजे क्या कर रही थी वहाँ पे? जब वो डेली काम पर से 5 बजे घर आ जाती है, तो वो उस दिन 8 बजे मलाड में क्या कर रही थी? ठीक है, अब जस्टिफाई करेगी वो कोर्ट को। अब ले फंस गया, जिस दिन अपराध हुआ उसी दिन वो उसको 8 क्यों बजा था? हो सकता है वो बुलाई हो लड़के को, मिलना चाहती हो। मैं डिफेंस लॉयर हूँ तो मैं अपने अक्यूज्ड के फेवर में प्लान सोचूंगा ना,
यार हो सकता है उससे मिलने आई हो, अगर वो लड़के ने मना कर दिया हो, फिर ये सोची होगी यार इससे ठगना भी है, कैसे होगा ये वो, ऐसा हो सकता है ना। या लड़की के बारे में लड़का अच्छे से जान गया हो कि इसका बहुत सारे के साथ अफेयर है, अगर मैं इसको बदनाम करूंगी तो वो फंस जाएगा, ऐसा भी तो हो सकता है ना। प्रिजम्पशन तो कर ही सकते हैं, तो ये भी तो हो सकता है। तो कोर्ट जो है ऐसे में क्रॉस एग्जामिनेशन जब कोई एडवोकेट करता है तो उसको फुल सपोर्ट मिलता है कि आप क्रॉस करो। क्यों? क्योंकि क्रॉस करने के बाद ही पूरा हकीकत आता है सामने, ठीक है। अभी वो लड़की फंस गई कि 8 बजे, तो क्रेडिबिलिटी का मतलब होता है कि भाई किसी भी विटनेस को वो जो बोल रहा है वो गलत बोल रहा है, आप ये साबित कर दो, तो उसकी क्रेडिबिलिटी जो है खत्म हो गई वहां पे। फिर कोर्ट उसकी बात को नहीं मानेगा। अरे अभी तो आप बोल रही थी 8, मैं डेली 5 बजे आ जाती हूँ, अभी वकील साहब ने पूछा तो बोल रही हो आप 8 बजे वहां तक थी, क्यों थी 8 बजे आप बताइए। समझ गए? तो क्रेडिबिलिटी ऑफ विटनेस जो है, किसी भी विटनेस की क्रेडिबिलिटी उसके कोर्ट में एज अ विटनेस दिए गए स्टेटमेंट के आधार पर ड्रॉ किया जाता है, ठीक है। पहले वो बोली थी कि मैं 5 बजे घर पे आ जाती हूँ, वो अभी बोल रहे कि मैं 8 बजे उस दिन वहां पे थी, ठीक है। तो ऐसे किसी भी विटनेस के द्वारा दिया गया स्टेटमेंट कितना सच है या कितना झूठ है, उससे वो क्रेडिबिलिटी तय किया जाता है कि ये आगे भी सच बोलने वाली है या अभी तक जो भी बोली है ये सब झूठी बोली है, ठीक है। तो क्रॉस एग्जामिनेशन में जो है अपोजिट पार्टी इसका पूरा जो है टूल के तरह इस्तेमाल करता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्रेडिबिलिटी कम करने के लिए कुछ फैक्टर दिए गए हैं, ठीक है, कि कोई भी विटनेस है तो आप कब कब उसकी क्रेडिबिलिटी पे सवाल खड़े करके क्रॉस कर सकते हो। सबसे पहला है इंटरेस्टेड विटनेस। मान के चलो मेरा भाई था, ठीक है, और मेरे भाई ने मारपीट किया और गवाह में भी मैं हूँ, ठीक है। तो अब कोर्ट में मुझे गवाही के लिए बुलाया गया, तो मैं तो बोलूँगा ना, अरे मेरा भाई तो मारपीट नहीं किया, सामने वही जो अपोजिट पार्टी है वही सामने से मेरे भाई को मार रहा था, तब मेरे भाई ने मारा, मैं तो ऐसे ही बोलूँगा। क्यों? क्योंकि मेरे भाई का सवाल है। तो मैं यहाँ पे क्या हो गया, इंटरेस्टेड विटनेस हो गया। तो अब इंटरेस्टेड विटनेस हो गया तो सवाल तो मेरे ऊपर आ जाएगा कि ये भाई के खिलाफ थोड़ी बोलेगा। तो यहाँ पे मेरी क्रेडिबिलिटी को ख़त्म करने के लिए अपोजिट काउंसिल जो है पूरा कोशिश करेगा कि सर ये इंटरेस्टेड विटनेस है, ये कैसे उसके अपने भाई के अगेंस्ट में बोलेगा, वगैरह वगैरह। दूसरा है इनकॉम्पिटेंट विटनेस। अगर कोई विटनेस है जो इनकॉम्पिटेंट है तो वो भी जो है क्रेडिबिलिटी कम करने का एक फैक्टर हो सकता है, ठीक है। अगला है प्रायर क्रिमिनल हिस्ट्री। अगर किसी बंदे का जो है पहले से क्रिमिनल रिकॉर्ड रहा है, ठीक है, तो उसकी भी क्रेडिबिलिटी पे सवाल खड़े हो सकता है, ठीक है, कि ये तो पहले भी अपराध करके आया था सर, इसके बातों में क्या भरोसा किया जाए, वगैरह वगैरह। और लास्ट है विटनेस बॉडी लैंग्वेज एंड कंडक्ट। आप किसी विटनेस को बुलाए कोर्ट में और वो डर रहा है आपके सवाल को जवाब देने से, ठीक है, वो समझ ही नहीं पा रहा है, मतलब वो होता है ना एकदम बेसुरा जैसा हो गया है, मतलब कुछ समझ नहीं पा रहा है, तो कोर्ट क्या समझेगा, ये ओवर एक्टिंग कर रहा है, ठीक है, तो फिर फंस जाता है वो, तो उसकी क्रेडिबिलिटी पे भी सवाल खड़े हो सकते हैं। अगला है आपका जजेस पावर टू पुट क्वेश्चन। किसी भी विटनेस के ऊपर जज के पास पूरा पावर है कि वो कोई भी सवाल उससे पूछ सकते हैं, ठीक है। ये भी जो टॉपिक है आपका जो मैंने प्रीवियसली समझाया था, बेस उसी पे बेस्ड है ये भी, कि जज जो है भारतीय साक्ष्य अधिनियम के तहत पूरा पावर रखता है कि किसी भी पार्टी से कोई भी सवाल पूछ सकते हैं, ठीक है। इसमें यह भी बताया गया है कि कोई भी पार्टी कोई ऑब्जेक्शन नहीं ले सकती है कोर्ट के ऊपर कि आप ऐसे सवाल नहीं पूछ सकते, ठीक है, क्योंकि ये जो पर्टिकुलर आपका टॉपिक है इसमें ये कवर है कि जज खुला छूट मिला है जज को कि वो कोई भी सवाल न्याय हित में पूछ सकता है, ठीक है। एक फेयर ट्रायल को, ठीक है, सुचारू रूप से चलाने के लिए ये जज के ऊपर जिम्मेदारी होता है और जज का पूरा अधिकार है कि उस विवाद से जुड़े सारे सवाल को जो है पूछा जाए, ठीक है। हाँ, इसमें एक लिमिटेशन जरूर दिया गया है कि अगर कोई ऐसे सवाल हैं, ठीक है, जो कानूनन उस अपराधी को या उस विटनेस को जवाब नहीं देने के लिए अधिकार के तौर पर उसको मिला है, तो आप ऐसे सवालों के लिए उसको कंपेल नहीं करोगे, ठीक है। जैसे आप आर्टिकल 20 सब आर्टिकल 2 देखोगे तो उसमें लिखा है सेल्फ इंक्रिमिनेशन के बारे में
कि किसी भी अक्यूज्ड को आप ये नहीं बोलोगे कि तू बोल कि तूने ही अपराध किया है, कंपेल नहीं करोगे आप, ठीक है। तो यहाँ पे यही अप्लाई होता है, आप किसी भी विटनेस या अक्यूज्ड को ये नहीं बोलोगे, ये नहीं पूछोगे कि तुमने ही अपराध किया है ना, नहीं तुम नहीं पूछ सकते आप ऐसा सवाल, ठीक है। तो कोई भी सवाल जो लॉ के द्वारा ही अधिकार दे दिया गया उसको कि मैं नहीं बताऊंगा, तो ऐसे सवाल के लिए कोर्ट भी कंपेल नहीं करेगा। समझ में आया? हेलो, थम्स अप दे दो समझ में आया हो तो। ठीक है, आज का हमारा लास्ट टॉपिक है, छठा टॉपिक हमारा आज मॉड्यूल 3 खत्म, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मॉड्यूल 4 करेंगे और क्वेश्चन आंसर करेंगे, ठीक है, जो इम्पोर्टेंट है, मतलब सिलसिलेवार तरीके से मॉड्यूल वाइज हम लोग क्वेश्चन करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसका, ठीक है। तो लास्ट टॉपिक है आपका इम्प्रॉपर एडमिशन एंड रिजेक्शन ऑफ एडमिशन। ये टॉपिक आपका बोलता है कि जैसे मान के चलो कोई प्रोसीडिंग चला, ठीक है, मतलब कोई ट्रायल चल रहा था, उसमें बाद में पता चलता है कि उसमें कुछ ऐसे एविडेंस दिए गए जो प्रॉपर नहीं था, ठीक है, या कुछ ऐसे एविडेंस दिए गए जो जिसको रिजेक्ट नहीं करना था लेकिन कोर्ट ने उसको रिजेक्ट कर दिया, ठीक है, और तब फैसला सुनाया गया। तब क्या होगा? तब क्या होगा? जब कोई एविडेंस लेना चाहिए था वो नहीं लिया, जो नहीं लेना चाहिए था वो ले लिया और फिर फैसला भी सुना दिया, फिर क्या होगा? तो ये जो टॉपिक है उसी से डील करता है। इम्प्रॉपर एडमिशन हो चुका है, ठीक है, और जो एविडेंस लेना चाहिए था उसका रिजेक्शन हो गया है, ठीक है, और तब जो है फैसला भी आ गया है, तो उस केस में क्या होगा? तो इम्प्रॉपर एडमिशन एंड रिजेक्शन ऑफ एविडेंस के कारण किसी केस का जो है जजमेंट आया होगा तो उसका फिर से नया ट्रायल नहीं होगा। ये मेन पॉइंट है, ठीक है। आपको पता चला बाद में कि इसका ट्रायल हो गया, फैसला भी आ गया, ठीक है, लेकिन उसमें जो एविडेंस कोर्ट को दिया गया था उनको उन्होंने रिजेक्ट कर दिया, ठीक है, और जिनको नहीं देना था कोर्ट ने उसको एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है, और तब फैसला भी सुना दिया कोर्ट ने। तो ये तो पूरा गलत है। तो इस केस में ट्रायल पूरा नहीं होगा नया, ठीक है, कि फिर से ट्रायल करो क्योंकि गलत एविडेंस हो गया, ऐसा नहीं, ट्रायल फिर से कंडक्ट नहीं होगा, सबसे पहली बात। और दूसरा बात, कोर्ट ये देखेगा कि उस जो पर्टिकुलर एडमिशन और रिजेक्शन ऑफ एडमिशन है उसको हटा देने से इस फैसले पर कोई असर पड़ता है या नहीं पड़ता है, ठीक है। मान के चलो किसी बंदे ने एक्सेप्ट कर लिया था, ठीक है, कि मैंने ये अपराध किया था, ठीक है, और कोई एविडेंस देना था उसको जो कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया, ठीक है। अब उस पर्टिकुलर एडमिशन लेने और रिजेक्ट करने के कारण अगर किसी केस में कोई खास असर नहीं पड़ता है तो उसको कोर्ट जो है नहीं बदलेगा, ठीक है। लेकिन हाँ, अगर कोर्ट को लगता है कि वो जो मुझे लेना चाहिए था एविडेंस और जो मुझे नहीं लेना चाहिए था मैंने उसको रिजेक्ट कर दिया और इसके कारण बहुत बड़ा जो बवंडर है वो हो सकता है, तब कोर्ट जो है उस फैसले को चेंज करने के बारे में सोच सकता है। यही है आपका पूरा टॉपिक, ये इम्प्रॉपर एडमिशन और रिजेक्शन ऑफ एडमिशन कि मतलब जो एविडेंस जो आपके पास प्रॉपर एविडेंस था, जो आपको एडमिट करना था, जो कोर्ट को लेना चाहिए था, एडमिट करना चाहिए था, उन्होंने उसको एडमिट नहीं करा, ठीक है। जो एविडेंस नहीं लेना चाहिए था या जो एविडेंस लेना चाहिए था उसको उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। तो दोनों ही केस में अगर फैसला आ चुका है तो नया ट्रायल तो बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। और फिर दूसरी बात कोर्ट ये देखेगा कि उस दोनों बातों से जो लेना चाहिए था नहीं लिया और जो नहीं लेना चाहिए था ले लिया, उस दोनों को अगर हम हटा दें तो इस पर्टिकुलर फैसले पर कोई असर पड़ रहा है क्या? तो कोर्ट देखेगा, अगर कोई असर नहीं पड़ रहा है तो कोर्ट फिर कुछ नहीं करेगा, बोलेगा ठीक है जाने दो, ठीक है। अगर बहुत बड़ा फर्क पड़ने वाला है तब कोर्ट जो है उसको मॉडिफिकेशन करने के बारे में सोचेगा। ये डिस्क्रिशन ऑफ कोर्ट रहेगा, ये भी इस पर्टिकुलर सेक्शन में मेंशन है।